प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टर के कुछ अवतरणों की व्याख्या देखेंगे। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। फिर कदम कदम की बात होती है, भाई समझ लो तुम्हारे कर्म में नौकरी लिखी ही नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकर काशी ही सेवेंगे तो हंडिया कौन चाटेगा। डिप्टी कलेक्टरी सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी नाम से मुझे घृणा हो गई है और उनके होठ बिचक गए। इन पंक्तियों में अमरकांत ने उस प्रसंग का वर्णन किया है कि जब जमुना द्वारा बेटे नारायण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुछ रुपयों की मांग वो सकल बाबू से करती है। तो जमुना के पति सकलदीप बाबू उसकी बात को सुन करके क्रोध में आ जाते हैं। कारण यह है कि वो पहले भी 2 बार परीक्षा में बैठ चुके हैं लेकिन असफल ही रहे हैं। तो व्याख्या देखेंगे। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। सकलदीप बाबू जमुना के द्वारा कुछ खर्चा मांगे जाने पर कहते हैं कि डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा में नारायण 2 बार बैठ चुका है लेकिन सारा व्यर्थ गया है, सारा खर्चा व्यर्थ ही हुआ है क्योंकि वो परीक्षा में सफल नहीं हुआ। एजी ऑफिस की क्लर्की की नौकरी तक में वह इंटरव्यू में असफल रहा। तो अब ऐसा कौन से सुरखाब के पर उनमें लग गए हैं कि वो अवश्य ही इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। आगे कहते हैं, बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। बड़े बड़े बुद्धिमान और सुयोग्य युवक डिप्टी कलेक्टरी के चयन में सफल नहीं हो पाते तो फिर इस नारायण को कौन पूछेगा। वो उदाहरण देकर के और अधिक अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि भाई समझ लो तुम्हारे कर्म में नौकरी लिखी ही नहीं है। अरे हाँ, अगर सभी कुकर काशी ही सेवेंगे तो हंडिया कौन चाटेगा। कहते हैं कि नदी की बाढ़ में जब बड़े बड़े जीव बह गए और गधा यदि उसमें बढ़े हुए पानी के विषय में पूछकर उसे पार करने की बात कहे तो यह सर्वथा असंभव है। आगे सकलदीप बाबू अपने बेटे नारायण को लक्ष्य कर अपनी पत्नी जमुना से कहते हैं कि ऐसी ऊंचे रुतबे वाली नौकरी हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। यह सब भाग्य का लेखा जोखा है, यह सब भाग्य की बात होती है। अरे हाँ, अगर सभी कुकर काशी ही सेवेंगे तो हंडिया कौन चाटेगा। डिप्टी कलेक्टरी
आगे सकलदीप बाबू कहते हैं कि अब तक का जो मेरा अनुभव है वो यही कह रहा है कि नारायण के बस की बात नहीं है, नारायण के भाग्य में ये नौकरी नहीं लिखी है। फिर आगे सकलदीप बाबू कुछ आक्षेपपूर्वक कहते हैं कि यदि सारे ही कुत्ते काशी जैसे पवित्र स्थान पर रहने लगेंगे तो अन्य स्थानों पर गंदी हंडियां कौन चाटेगा। तात्पर्य हुआ ये कि यदि सारे मूर्ख लोग डिप्टी कलेक्टर के पद पर बैठ जाएंगे तो फिर साधारण सी नौकरी कौन करेगा। डिप्टी कलेक्टरी सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी के नाम से मुझे घृणा हो गई है। सकलदीप बाबू जमुना से कहते हैं कि जब देखो तुम डिप्टी कलेक्टरी नारायण के डिप्टी कलेक्टरी बनने के सपने देखते रहती हो। कहते हैं अगर सच पूछा जाए तो मुझे तो अब इस डिप्टी कलेक्टरी के नाम से ही घृणा होने लग गई है, क्योंकि अब इसलिए मेरे सामने इसका नाम मत लो। ऐसा क्रोध के आवेश में कह करके सकलदीप बाबू अपने होठों को बिचका करके रह गए। इस तरह इन पंक्तियों में अमरकांत जी ने सकलदीप बाबू के स्वभाव, मनोदशा तथा आर्थिक समस्या से जूझने की भावना के साथ महत्वाकांक्षा की व्यंजना की है। आगे की पंक्तियां देखेंगे। सकलदीप बाबू अपने कमरे की तरफ लौट पड़े, पर कुछ दूर जाकर फिर घूम पड़े और जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपए बंद करते हुए देखते रहे। फिर बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाबालिग है। नहीं, सारी खुराफात की जड़ मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। इस गद्यावतरण में उस प्रसंग का वर्णन है कि सकलदीप बाबू ने पहले तो क्रोध के आवेश में भर करके अपनी पत्नी जमुना पर आक्षेप किया कि वो किया, फिर अपने बेटे को अयोग्य मानते हैं, लेकिन गुस्सा शांत हो जाने के उपरांत वे घर से बाहर जाते हैं और कहीं से 150 रुपये लेकर के आते हैं और अपनी पत्नी को दे करके कहते हैं कि ये 100 रुपये नारायण की फीस लगेगी, ये उसको देना और 50 रुपये तुम अलग रख लेना। इसी प्रसंग का इसमें चित्रण है। तो सकलदीप बाबू अपने कमरे की तरफ लौट पड़े। पत्नी जमुना को 150 रुपये दे करके सकलदीप बाबू अलग चले गए और रुपए रखने के लिए जो पत्नी है जमुना, वो कमरे में चली गई। सकलदीप बाबू अपने कमरे की तरफ लौट पड़े, परंतु फिर घूम करके कुछ दूर जा करके जिस कमरे में जमुना गई थी उसी कमरे के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपए बंद करते हुए देखते रहे। और जो 50 रुपये उन्होंने जमुना को
ट्रंक में रखने के लिए दिए थे, वो वहीं पर दरवाजे के सामने खड़े होकर के उसे ट्रंक में रुपए रखते हुए देखते रहे। फिर बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष मेरा है। सकलदीप बाबू आगे कहते हैं कि नारायण का पिछली बार डिप्टी कलेक्टर में चयन नहीं हुआ, उसे कहीं दूसरी नौकरी भी नहीं मिली और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो वो कहते हैं, इन सब बातों में किसी और का दोष नहीं है, सारा दोष मेरा ही है, क्योंकि मैं ही घर का मुखिया हूँ, मैं ही नारायण का पिता हूँ और कोई भी पिता अपने पुत्र को अयोग्य या अक्षम नहीं बताता। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है, नहीं, सारी खुराफात की जड़ में ही हूँ और कोई नहीं। वो कहते हैं कि हर माता पिता अपनी संतान को सुयोग्य ही देखना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं अब तक नारायण को एकदम नाकाबिल मानता रहा हूँ। इस कारण घर में एक अशांति का वातावरण बना रहा है और उस अशांति का कारण कौन है? मैं ही हूँ। सारी खुराफात की जड़ भी मैं ही हूँ, क्योंकि इसमें दूर दूर तक किसी और का दोष नहीं, मेरा ही दोष है। सकलदीप बाबू के इस कथन का जो मतलब है वो यही है कि परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार है। परिवार का बड़ा होने के कारण, मुखिया होने के कारण उन्हें घर के सभी सदस्यों के साथ उचित, स्नेहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पत्नी व बच्चों पर उनका गुस्सा निकालना भी अनुचित है और नारायण को नाकाबिल कहना भी, उसका अपमान करना भी उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन गुस्सा शांत होने के उपरांत क्रोध के आवेश में भरकर तो पहले वो नारायण के लिए कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है तो वे सब बातों के मूल कारण में वो स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरह इन पंक्तियों में आर्थिक तंगी से जूझते हुए व्यक्ति की मनोदशा का सुंदर चित्रण अमरकांत जी ने किया है। धन्यवाद।